नमस्कार। प्रारब्ध पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। स्क्रीन के दूसरे हिस्से में आइए स्वागत कर लेते हैं खोजी पहलवान बाबा रामदास जी का। रामदास जी, नमस्कार। नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री राम। दर्शकों जय हो। दर्शकों चाहे भारत हो, चाहे इस समय फ्रांस हो, या फ्रांस से लगा हुआ यूरोप हो, या बाकी सारे विश्व के हिस्से हों, एक कैलेंडर जो 1400 साल पहले बीता, और वहां से जो कुछ शुरू हुआ, उसने अपने शुरुआत से लेकर और आज जिस समय हम आप बात कर रहे हैं, और जिस समय आप ये चर्चा देख रहे हैं, उस तक और उसके आगे आने वाले समय तक में भी जो अपने आप को जिस तरीके से पूरे विश्व के सामने रखा है, तो कुछ चीजें हैं जिस पे बात कर लेनी चाहिए। तो आइए इसी पर पहले स्वागत कर लेते हैं बाबा रामदास जी का, और उसके बाद बाबा जी, ये जो 1400 साल पहले एक शांति पैदा हुई, और उस शांति से जो पूरा जो एक 1400 साल का सफर है आगे बढ़ता गया, और बढ़ते बढ़ते चाहे हम हों, यानी भारत हो, चाहे एशिया के और देश हों, हम अब सिर्फ अपनी ही बात नहीं करेंगे, बल्कि हम तीन हिस्सों में बटे, दो हमारे और हिस्से हैं, वहां तक की बात है, हमारे आस पड़ोस की बात है, चाइना की बात करिए तो चाइना में भी एक स्टेट है, इसके अलावा तमाम दुनिया के तमाम देश हैं। और फ्रांस के हवाले से जो इस समय चल रहा है, तो मुझे लग रहा है कि वो यूरोपियन समाज जो बड़ा अपने आप को इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके टाइप का था, वो भी अब शांति का प्यार और शांति की चीजें महसूस कर रहा है। क्या है ये सर? आखिर ये पूरा संसार इन बातों को क्यों जी रहा है, क्यों झेल रहा है, क्यों एंजॉय कर रहा है? कुछ भी मानिए, लेकिन दो चार क्यों हो रहा है? अवनीश जी, एक 60 के दशक में उत्तरार्ध में एक फिल्म आई थी, एन इवनिंग इन पेरिस। शायद जॉय मुखर्जी टाइप या वो आशा पारिक टाइप फिल्म थी। पहले मुझे डाउट था, शायद वो कौन, शम्मी कपूर नहीं थे उसमें, वो थे, नहीं। क्या नाम, जॉय जॉय मुखर्जी। जय मुखर्जी। तो फिल्म का नाम था सर एन इवनिंग इन पेरिस। देखी है आपने? वो गाना मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को याद है, मुझे भी बड़ा अच्छा लगता था, आओ तुमको दिखलाएं पेरिस की रंगी एक, शाम। हाँ, एन देखो इवनिंग इन पेरिस। हाँ, देखो 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 देखो, पंचम सुर में, एन इवनिंग इन हाँ, पेरिस। जी जी। एन इवनिंग इन पेरिस। तो सर, जैसा कि इस फिल्म के नाम से, गाने से और पूरे कथानक से लगता है कि फिल्म पेरिस के में फिल्माई गई होगी, या कहानी जो है वो पेरिस में घटनाक्रम होगा। ठीक बात। और वाकई सर, उस फिल्म में पेरिस दिखाया गया था। हम्म। पर बड़े मजे की बात है कि फिल्म की शूटिंग पेरिस में नहीं हुई थी, और फिल्म की शूटिंग हुई थी लेबनान नामक देश में, और आई थिंक बेरूत में। और कहने का मेरा सिर्फ इतना मतलब है कि 60 के दशक में लेबनान और बेरूत पेरिस जितना खूबसूरत था कि वहां पे भारतीय निर्माता ने पेरिस बता के फिल्म दिखा डाली पूरे हिंदुस्तान को। एंड द सिटी एंड द कंट्री वाज एज ब्यूटीफुल एज स्विट्जरलैंड, फ्रांस एंड पेरिस। ठीक। यह है 60 के दशक की बात। और 70 के दशक में वही पेरिस जल रहा था, तबाह बर्बाद हो चुका था। वहां के मूल लेबनान। है पेरिस नहीं, लेबनान। वही लेबनान, वही बेरूत, तब बुरी तरह तबाह बर्बाद हो चुका था। आज जो हाल यमन और सीरिया का है, ठीक वही हाल हो गया था। और वहां के जो मूल निवासी थे, वो बेचारे अपनी जान, या तो वो मार दिए गए, कत्ल कर दिए गए, या फिर वो अपनी जान बचा के भाग गए। और बहुत सारे लोगों ने तो तहखानों में अपनी जिंदगी बिताई, साल साल, डेढ़ डेढ़ साल। उनको बीमारी क्या थी, लेबनान वालों को? यही, उनको भी, देवर सो कॉल्ड मल्टी कल्चरल सोसाइटी।
उनको भी बहुत शौक था, आओ आओ हमारे गले लग जाओ। सभी शरणार्थियों का स्वागत है। बगल में सीरिया था और बगल में अल्जीरिया था, वहां पे गृह युद्ध चल रहा था। वहां के सो कॉल्ड सताए गए लोग बेचारे शरणार्थी बेचारे बन के आए, और लेबनान वालों ने ऐसे दिल खोल के, हैं, एक है ना, वो फ्रांस में ही थी ना, एक फलानी बोलती थी, माई डैश 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 इज ओपन फॉर द शरणार्थीज। बकायदा बोर्ड लेके एक मोहतरमा खड़ी थी कि मेरे अंग विशेष आपके लिए खुले हैं, आइए स्वागत है। उसी तरह लेबनान वाले, बेरूत वाले भी स्वागत कर रहे थे, और स्वागत के मात्र 5-7 साल के अंदर पूरा मुल्क तबाह हो गया, क्योंकि जिनको शरण दी गई थी वो सब जिबह कर दिए। और शरण देने वाले कौन रहे होंगे आप अंदाजा लगा लीजिए, और शरण पाने वाले कौन रहेंगे ये अंदाजा लगा लीजिए। सर सवाल ये है कि बेरूत और लेबनान के एग्जाम्पल से वेस्ट ने या दुनिया ने सीखा क्या? पिछले 10 साल से जो नाटक चल रहा है, और ये सब फिर, अब वो कौन था वो कुर्दी लड़का जिसका बह के आ गया था समुद्र के किनारे, वो प्रोपेगेंडा के तहत, आइए माय लेग्स आर ओपन फॉर यू, ये जो ये कुर्दी, तो सर ये इनको अक्ल नहीं थी, इनको पता नहीं था, वो दिन भूल गए। आखिर इन्होंने लेबनान से सीखा क्या? और अब ये किस दिन के इंतजार कर रहे हैं? अच्छा, जर्मनी की चांसलर थी, हैं शायद, वो जो महिला थी, उनसे बहुत नाराज थी वहां की पब्लिक, ये क्यों तुम भरे जा रही हो? उनको अकल नहीं आई, उन्होंने कहा नहीं नहीं, माय लेग्स आर ओपन। मार्केला एंजल ऐसी कुछ नाम था ना उनका। तो सर, when you open your legs, people will enter. I'm sorry to say this. नो नो, यू नीड नॉट टू सॉरी दिस। ये बिंब है वो, बिल्कुल सही बात है, लेकिन हाँ, ये समस्या केवल यूरोप की तो रही नहीं है भाई। उन्होंने तो मेरी अभी बीते दिनों बात हो रही थी एक फ्रेंच मूल के नागरिक से, तो उन्होंने कहा साहब जब हमारे यहाँ ये लोग आ रहे थे बेचारे असहाय निसहाय, खाने खाने को तरसने वाले, बड़े कष्ट में, बिल्कुल इनको बचा लेना जरूरी था, तो ये वही फ्रांस की जनता थी जो बॉर्डर्स क्रॉस करते हुए उनके लिए पानी की बोतलें, ब्रेड, बटर्स और इस तरह की चीजें लेके खड़ी थी, फ्रूट्स लेके खड़े थे, है ना, उनका वेलकम करने के लिए। लेकिन आज अब वही सोसाइटी ये सोचने पर मजबूर हो गई है। लेकिन ये सिर्फ वहीं की तो समस्या नहीं है, चलिए वेस्ट की समस्या है, पूरा यूरोप जो है उसको अब धीरे धीरे फ्रांस से अगर ये शुरुआत हुई है और कई जगह पे उसका रेसिप्रोकेशन देखने को मिल रहा है। चीजें जैसे जैसे होता है ना कि जा तन बीते सो तन जाने, एक ये पुरानी हमारी कहावत है, और उसी के साथ ये है कि जाके पैर न पटे बिवाई, सो का जाने पीर पराई। तो ये वही यूरोप है जो हमारे देश के लिए, क्योंकि फ्रांस की स्थिति पर आप बात करिए, अभी मैंने ये पॉडकास्ट भी इसी चैनल पे हमारे रिलीज होगा, हम फ्रांस के एक नागरिक से पिछले 1 घंटे बात कर रहे थे, और मुझे ये लगा वो पूरी बातचीत में पहलवान जी कि इंडिया की कहानी में एक फ्रांस के सिटीजन की जुबानी सुन रहा हूं, कोई फर्क ही नहीं लगा। जो हम 2014 तक जी रहे थे इस देश में कि बुरे को बुरा कहना पाप था, है ना, सेकुलरिज्म पर खतरा हो जाता था, तो वहां तो मान लीजिए जाने हुए और वेलकम किए हुए लोग हैं। यहाँ तो साजिशन भी हमारे यहाँ, चाहे वो बांग्लादेश की तरफ से हो, चाहे वो हमारे जो बर्मा की तरफ से हो, इस तरह की चीजें हैं। और अब तो मतलब पूरे देश का कोई भी आप कोना तलाश लीजिए जहां ये मिलते हैं। अच्छा, हमारी स्थिति एक मायने में और जरा खतरे वाली है। हमारे यहाँ अगर ये बाहर वाले हैं तो हमारे यहाँ तो अंदर वाले भी हैं। तो आखिर ये बताइए कि वेस्ट तो मान लीजिए आज सोचना शुरू कर रहा है,
हमने क्या कुछ सोचा है? वी एज ए इंडिया, इंडियन सोसाइटी, हमको क्या पता है कि हम भी शुतुरमुर्ग बने हुए हैं कि हमने सर नीचे कर दिया और सब कुछ ठीक है? सर मैं आपको बताऊं, एक बड़ी मूल समस्या है असल में। ये जो मजहब है ना, ये शायद दुनिया का एकमात्र मजहब है जो पूर्णतया पॉलिटिकली डिजाइंड है। इट इज डिजाइंड एज अ बिजनेस। अगर आप इतिहास उठा के देखें 14 साल पुराना ना, तो ये एक बिजनेस पॉलिसी के तहत, एक बिजनेस पर कब्जा करने के लिए, इसको एज अ बिजनेस, जैसे सेल्स टीम की बैठकें होती हैं और पूछा जाता है ना क्या है आज कितना टारगेट अचीव हुई कि ना हुई, है ना। वो आप तो एमबीए किए हैं तो आप तो जानते हैं तब। तो सर दिस वाज डिजाइंड टू डेवलप एज अ बिजनेस एंड इट वाज डिजाइंड पॉलिटिकली, नो इट डाउट। वाज डिजाइंड जियोपॉलिटिकली। बाकायदा एक बात बताइए ना, जैसे सेल्स की हर हफ्ते मीटिंग होती है कि नहीं होती है, बाकायदा उस तरीके से हर हफ्ते मीटिंग बाकायदा डिजाइन की गई थी डिजाइनर द्वारा। टारगेट दिए जाते हैं सेल्स टारगेट की तरह। टारगेट दिए जाते हैं, आज तक वो टारगेट, वो सेल्स मीटिंग आज भी चलती है। बिल्कुल। बाकायदा बैलेंस शीट बनती है, नए प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं, बाकायदा रिसर्च है कि पूरी नई प्रोडक्ट टेरिटरी में कैसे, हाँ, पूरी प्रोडक्ट नई रेंज। टेरिटरी में कैसे घुसना है, नई टेरिटरी को कैसे कैप्चर करना है, नई टेरिटरी में अपना माल कैसे बेचना है, दूसरी पार्टी को एकदम कैसे नेस्तनाबूद करके खत्म कर देना है, एको पैसा की बिक्री न होखा है, और कैसे मौका पड़ते ही टांगों में पूंछ दबाकर दुबक जाना है, कब शेर बनना है और कब कुकुर बन जाना है, सब कुछ पूरी तरह। सर इट इज अ वेरी वेल डिजाइंड ऑर्गेनाइजेशन। बाकी इनका मुकाबला जिनसे है सर, वो इवॉल्व हुए लोग हैं, उनको किसी एक व्यक्ति ने एक टारगेट के तहत सोच के नहीं बनाया था। सर ये मूल अंतर है ठीक बात। सर, इसलिए मूल समस्या है पॉलिटिकल डैश डैश डैश। अब लोग कह रहे होंगे कि ये सब नाम क्यों नहीं ले रहे हैं, असल में ये सब जानते नहीं हैं भी, हमारे दर्शक भी ना बेचारे बड़े मासूम हैं। वो कहते हैं ना कि नाम तक लेना वर्जित है। सर इतना जबरदस्त कब्जा है कि हम अगर नाम ले देंगे तो ये, हम जिस प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं ना, वो उन्हीं लोगों का है, और इनको ना असल में वोक बना दिया गया। ये नस्ल जो जो आज जो रहती जा रही है ना, बिकॉज दे हैव बिकम वोक्स एंड बाय डिजाइन इनको वोक बनाया जा रहा है। और सर वोक्स लड़ते हैं, आप बताइए, कभी आप बताइए, थर्ड जो जो वो ट्रेनों में जो है लौंडे दे ना 10 रुपया दे ना, हाउ नस्ल उनकी लड़ाई देखें आप कभी? जो लड़ाई होगी त्यों घाघरा घाघरा उठा देंगे, लड़ने वाला बेचारा शर्म आके भाग जाएगा। तो सर ये यूरोप की सबसे बड़ी, वेस्ट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और वो उसको बहुत तेजी से इंडिया में इंप्लीमेंट कर रहे हैं कि पूरे समाज को तो इन्होंने वोक बना दिया। पूरा समाज तो बोल रहा है अरे माय लेग्स आर ओपन। तो सर लड़ेगा कौन? ठीक बात। इनकी एजुकेशन पॉलिसी ने, इनके पूरे सिस्टम ने पूरे समाज को वोक बनाया है, लड़ेगा कौन? इसलिए लड़ने में दिक्कत आ रही है। ठीक कह रहे हैं आप। जी। अच्छा,
अगर एक चीज देखें तो आपने कहा थोड़ी देर पहले बात हो रही थी ना कि स्ट्रेटजी कब बदल लेनी है, कब चौड़े हो जाना है, कब दुबले होके निहुर जाना है, ये सारी कलाएं जिसको कहते हैं ना कि सर्व कला में संपन्न, तो उसी के साथ ये भी है कि जैसे होता है ना कि किस सुर्ख में आपको लेना है। अगर कहीं पर ये है कि साहब नाच गाना और म्यूजिक हराम है, तो ठीक है भाई साहब, लेकिन जिसको उससे मोहना है, जिसको उसमें फंसाना है, उसके लिए फिर सूफी संगीत भी है ना, कि नाच गाना भी है, सब कुछ है। तो जिसको कहते हैं ना, मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि मार्केटिंग की शैली की बार बार आप बात कर रहे थे, तो एक पूरा प्रोडक्ट मिक्स होता है कि सुनिए, सिर्फ एक कंपनी जो है ना वो तेल नहीं बनाती, फिर वो तेल भी बनाती है तो फिर साथ में जीरा भी बनाती है, जीरा बनाती है तो फिर कहती है इस ये सरसों का तेल भी है, फिर वो कहती है नहीं सनफ्लावर भी है ना। तो इस तरह का एक पूरा प्रोडक्ट रेंज होता है। कैसे न मानोगे, क्या पसंद है, लाल पसंद है लाल ले लो, हरा पसंद है हरा ले लो, पीला चाहिए पीला भी ले लो। म्यूजिक कहीं हराम है, कहीं ये खाना हराम है, कहीं यहाँ बैठना हराम है, तो उसका दूसरा ऑप्शन है। तो ये एक तरह से बिल्कुल आपने सही कहा कि पॉलिटिकली डिजाइंड मामला है। अच्छा, चूंकि ये इतना नया है, जुम्मा जुम्मा भाई हम्म। 1500 साल, थोड़ा सा और प्लस, तो क्या इसके इतने नए होने की वजह से इसमें इतनी लंबी तेजी है? जैसे होता ना कि अधजल कितनी छलकत जाए वाला हिसाब है, तो छोटा लड़का जरा कुलांचे भी बड़ा लंबा मारता है। आप हिरन के बच्चे को देख, किसी जानवर के बच्चे को देख लीजिए, हाथी के बच्चे की क्लिपिंग्स मैंने खूब देखी है, वो अचानक सड़क पे आता है और जबरदस्ती गाड़ियों को ज्यादा उछल उछल के डराता है। तो सर ये बताइए कि भले ये दिख रहा हो कि ये शांति की पतंगे जो हैं वो धीरे धीरे आसमानों में छाने लगी हैं और डराने लगी हैं, चाहे क्या वेस्ट क्या दुनिया के और हिस्से, तो क्या इसका नया होना भी इसकी तेजी का बायस है? अवनीश जी, आज से कोई 5-7 साल पहले ना एक वेबसाइट हुआ करती थी, उसका नाम था www.religionofpeace.com। उस जमाने में मैं उसको बहुत रेफर किया करता था, मैंने बहुत लोगों को पढ़वाया है। तो उसमें सर इनके प्रतिदिन, मतलब वो एक ऐसी वेबसाइट थी जिसमें हजारों लोग जिससे जुड़े हुए थे, और वो मिनट दर मिनट की इनकी अचीवमेंट्स को, विश्व शांति में जो ये नित्य नए हैं रोज टारगेट्स अचीव कर रहे थे, तो वो उसमें बकायदा दर्ज करते थे कि आज आज का, जब जीरो से रात को 12 बज गया तो जीरो से शुरू हुआ, तो 24 घंटा बीतते बीतते आज का कितना टारगेट हुआ है, कितना शांति फैलाए, कहाँ कहाँ। तो उसने बकायदा स्पष्टीकरण देते थे कि अगर कोई बाई चांस जेब काटते हुए अगर बाई चांस किसी को चक्कू मार दिया, मर गया, तो ऐसी घटना हम इस काउंट में नहीं मानी जाएगी, सेल वो सेल में दर्ज नहीं होती है। बाकायदा किताब पढ़ के उस आइडियोलॉजी के तहत यहाँ पे अंडरवियर में ताला लगा के, आपको मालूम है ना, एक कवच बना है, डिजाइन है, क्योंकि 72 हूरों का मजा कैसे लोग जब जुगड़वा उड़ जाते, जब बम बिल्कुल बांधे ना पेट पे, तो नीचे एक बकायदा लॉक डिजाइन है, जब जुगड़वा एकदम सही रहे, वो छितरा ना। तो उन्हीं घटनाओं को हम उसमें वो रजिस्टर वो वेबसाइट करती थी, और उसके बाद उसमें हजारों लेख थे। तो उसमें एक लेख हुआ करता था, अभी वो मैंने बोला ना, इनका सिस्टम पे इस कदर कब्जा है कि वो पूरी वेबसाइट ही उड़ा दी गई है, अब नहीं दिखती वो वेबसाइट, क्योंकि वो इनकी पोल खोलती थी रोज। तो उसमें एक सर आर्टिकल होता था, वो आर्टिकल मैंने बहुत लोगों को पढ़ाया है, वैसे वो आर्टिकल अभी भी कहीं ना कहीं मिल जाएगा। वो आर्टिकल ये बताता है कि ये वो बताते थे कि ये रिलीजन ऑफ पीस है, या रिलीजन ऑफ पीस है, या रिलीजन ऑफ छोटे छोटे पीस है, या रिलीजन ऑफ पिस है, या गोल बोटी है, रिलीजन ऑफ गोल बोटी है, हड्डी है, चुस्ता है। वो सब डिटेल उनका पूरा समझाता था लोगों को, और पीस का मतलब समझाता था कि रिलीजन ऑफ पीस माने क्या, बोटी के माने कितनी, वो है ना, याद है ना, कहा था वो इमरान मसूदवा, गए मोदी फलनवा हाई गए हाउ कर देंगे बोटी बोटी,
तो वो वेबसाइट बहुत अच्छा समझाती थी सर। हम्म। तो उस पे एक आर्टिकल था 1% to 100%, कि जब किसी देश में इनके फॉलोअर, इनकी सेल्स टीम 1% या उससे कम होती है तो इनका बिहेवियर क्या होता है। फिर बाकायदा उन्होंने बाकायदा उन देशों के नाम दिए थे जहां ये 1% से कम है। कहते हैं ये बहुत ही शरीफ लोग, बेहद लॉ अबाइडिंग, इतने भाईचारा, इतनी शांति, इतने सौम्य, ओहो हो शहद टपकता है सर, क्या इतने बात। शरीफ लोग बन के रहते हैं जब ये 1% होते हैं। तो वाह वाह, उन बहुत। कंट्रीज में यूरोप के कुछ कंट्रीज है और अमेरिका में भी शायद 1% से अभी कम ही है, और इस टाइप की कंट्रीज थे। फिर जब ये 1 से बढ़ के 2 से 3% हो जाते हैं, तब ये थोड़ा सा रंग में आना शुरू करते हैं। तभी धीरे धीरे जो है इनके यहाँ एक दांत जामने लगता है और इनके नाखून बड़े होने लगते हैं। हल्के तो फिर हल्के उसने बड़े। बताया था कि हाँ, थोड़े से नखूनवा बड़े होने लगते हैं और हम्म। थोड़ा थोड़ा गुर्राने लगते हैं, थोड़ा आंख आंख इनकी बड़ी हो जाती है। तो हम्म। वो 2 से 3% वाले कंट्रीज की भी उन्होंने सूची दी थी, उसमें भी यूरोप के ही कुछ ऐसे देश हैं। फिर बताया था कि जब ये 5-6% हो जाते हैं तब इनका क्या होता है। तभी बात बात में जो ना चक्का जाम करेंगे, हड़ताल करेंगे, अरे हमारा हम हमारा हम ऐसे नहीं खाएंगे, हमारे लिए ये हो, ये नियम हो, हमारा फ्राइडे ऐसे हो, हम सड़क पर बैठ के जो है अल्लाह की इबादत करूंगा, आई करूंगा, आऊ करूंगा। 6% पे ये सब करने लगते हैं। फिर छह धीरे परसेंट धीरे 9%, 6% से छह याद आया। परसेंट में ये फ्रांस आता है। यस, 6% से याद आया। 6% में फ्रांस आता है। अभी तो तो ये जब अंगड़ाई है ये, 6% की। हाँ, जिस देश में ये 6% हो जाते हैं वो उस फ्रांस होता देश को फ्रांस बना देते हैं। है। उसके बाद फिर जब धीरे धीरे 9 से 10% होते हैं, फिर 13% होते हैं, तो 13% कहा जाता है कि इंडिया है। लोग तो ज्यादा बताते हैं, पर सच्चाई है कि अभी 13% हुआ। भगवान न करे 25% हो जाए। इस 13% में अमान कई हाल के लिए हुए कुल। आगे सुनिए, मैं इसीलिए अखंड भारत वालों से एक बात पूछता हूं कि कहो ये भैया लोगन, 3 टुकड़ा में बंट गल हुआ लोगन, मुश्किल से 20 करोड़ हैं ये आपके देश में। अगर बटे नहीं होते तो 20 + 21 पाकिस्तान वाले और 16 बांग्लादेश वाले कितना होते? जोड़िएगा, 21 और 20 41 करोड़, और 16 41 और 6 47 57 करोड़। मतलब आज के 3 गुने। आज नहीं काबू आ रहे हैं 13% में, तब तो ये सब होते 30-35%। अरे तो शाहीन बाग वाले वो जो डॉक्टर है, उस डॉक्टर ने यही तो कहा कि भारत, बांग्लादेश और पड़ोस वाले जो पाकी भाई हैं उनको जोड़ लीजिए, तो हम तो इतने हैं। अब कर लो हाँ, तुम अखंड भारत, बना लो अखंड भारत। जिस दिन अखंड भारत बना लोगे तो हमारी अखंड जनसंख्या। भारत बना लोगे तो कैसे डील करोगे? तब तो ये 40% हो जाएंगे। पहले उसकी प्लानिंग करिए। वो मोदी जी जो है नया संसद भवन बनाए हैं, तो उसमें एक पत्थर पे अखंड भारत खुदवा दिए हैं। नेपाल वाले बहुत नाराज हैं उस बात को लेकर। हाँ, बिल्कुल। अरे वो तो तो हमारे भैया, शहर। मैं इसीलिए अखंड भारत वालों से एक ही सवाल पूछता हूं कि अरे भैया, ये कुल 55 करोड़ हो जी हैं, तो अरे घर में घुस जाई हैं। इसलिए खैर, इस विषय पे कभी 40 मिनट की अलग वीडियो बनाएंगे। हम्म। तो सर, 13% पे ये हाल है। उसके बाद फिर 25% होते हैं, फिर 50 होते हैं, और फिर 75 होते हैं, और 90 हो जाते हैं, फिर 100 हो जाते हैं। तो जब 100 हो जाते हैं ना, तो 100% वाला एक हमारे बगल में 99.7% वाले हैं अफगानिस्तान। 90+ वाले हैं यही पाकिस्तान जी। तो वहां पर क्या होता है सर, इस वो ननकाना साहब में ये सब कहते हैं ना कि हम
यहाँ बनाएंगे। अरे हमके नन कहा, अरे इतने बड़े सूरमा हो तुम, हैं? ये नीली फ्रॉक वाले जब यहाँ उत्पात करते हैं ना दिल्ली पंजाब की सड़कों पे, तो हम कहते हैं कि वहां क्यों नहीं जाते हो, तुम्हारे हेड ग्रंथी की लड़कियां उठा के ले गए सब। तुम भी सूरमा वहीं बनते हो क्योंकि तुमको मालूम है कि भारत सरकार है, मोदी जी हैं, हम समझा नहीं पाए, इसलिए हम तेल चटाई लेकर लेट गया हूं इनके सामने। यहाँ मोदी है, योगी योगी के राज्य में करो ना, बहुत असी बहुत बड़े सूरमा होंगे यहाँ। दिल्ली से तनिक बगल में बागपत है, वहां चल जाता ना लोगन, ये नोएडा गाजियाबाद में कर लो ना, असी बहुत बड़े सूरमा होंगे यहाँ। तो सर बात यह है ना कि फिर वही बात, पॉलिटिकल इशू है ये इट इज 100% पॉलिटिक्स। बिल्कुल है। और आपने जब कहा ना कि ये तो एक्सपेंशन के लिए तैयार है, क्योंकि कोई भी अगर पॉलिटिकल है तो वो तो अपना चाहेगा ना कि आज 4 वोट हैं, कल 8 हो, 8 हो, 800 हो, 800, 8,000 हो। तो यहाँ से विस्तारवादी मामला जो रहता है, अब उसके सामने जो बाकी लोग हैं, तो वहां तो कहीं कन्वर्जन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो जहां जो भी मामले ऐसे दुकानें हैं जो कि लगातार अपनी ब्रांचेस बढ़ाए जाने, अपने ग्राहक बढ़ाए जाने का ही कॉन्सेप्ट लेके पैदा हुई हैं और जी खा रही हैं, उसके सामने जो है साहब एक ऐसा मामला है कि जहां आपने कहा कि यहाँ तो इवाल्व करने वालों का मामला है। अच्छा, आपने कुछ नीला नीला जैसा भी पहनावे को कहते कहते कुछ बात की कि ये करेजा जो है वहीं फूलता है जहां मामला बिल्कुल शांत होता है। तो ये जो बगल अफगानिस्तान था, अफगानिस्तान में जब भाई लोग जो हैं जहाजों में लटक लटक के इधर उधर आ जा रहे थे, गिर गिर के मर रहे थे, जी रहे थे, जो भी हो रहा था। हालांकि वहां तो मतलब बिल्कुल वही निजाम आया था जो 1400 साल पहले लिखा गया था, बाकायदे रचा गया था, नाजिल हुआ। तो खैर वहां से भी भागना पड़ा और भाग रहे थे, लेकिन वहीं से कुछ लोग कपार पर कुछ रख के सब भाग रहे थे, है ना। और उसके बाद ये भी है कि मर जा मोदी, और फिर उसके बाद जो है तार दो मोदी। तो ये बताइए सर, मैं एक बार चलूंगा, अपने ही यहाँ रहूंगा, इसी समाज में रहना चाहूंगा, ये सब है। हम आप इतने देर से बतिया भी रहे हैं, लोग आंखों से देख भी रहे हैं, क्या यूरोप, क्या यमन, क्या कहीं क्या नहीं, और अपने यहाँ जो नहीं देख लिया वो कहाँ, वो तो बहुत है देखने के लिए। फिर भी चुनाव दर चुनाव, 2014 हो चाहे 2019 हो, कितनों चिड़िया उड़ रही है तो जाके 36-38% वोटिंग पर टिक जा रही है, जिसकी वजह से किसी की सरकार बनी 2014 में, किसी की सरकार, उसी की सरकार रिपीट हुई 2019 में। तो ये सब देखने के बाद भी मैं एक बात कहा करता हूं सर कि शुतुरमुर्ग के अंडे जो है ना बहुत बड़े होते हैं। शुतुरमुर्ग खुद से भी शरीर में बड़ा ताकतवर पक्षी होता है। हमने कई ऐसे वीडियो देखे हैं कि आदमी शुतुरमुर्ग के ऊपर बैठ जाता है, सवारी करता है बकायदे। लेकिन किसी का बड़ा होना, किसी के अंडे यानी उनकी संततियों, उनकी जो अगली जनरेशन है उनका बड़ा मजबूत खोल में सुरक्षित होना, इस बात का कोई गारंटी नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर वही समझ होती है कि जब खतरा आता है तो वो अपना मुंडी जो है वो रेत में घुसेड़ लेता है। तो ये बार बार अपने आसपास सब कुछ देखने के बाद भी न चेतने की जो हमारे अंदर चेतना है, हमारे समाज के अंदर चेतना है, भारत के समाज में चेतना है, उसकी क्या वजह है और वो कभी दुरुस्त हो पाएगा या दुरुस्त होगा, ऐसा कुछ सोचते हैं आप? या दुरुस्त करने के लिए करना क्या होगा उस समाज को? सर देखिए, पिछले 10 सालों में 2 डेवलपमेंट हुई है जहां मुझे आशा की किरण नजर आती। पहली डेवलपमेंट सर ये हुई कि इस दुनिया में इंटरनेट क्रांति हो गई और दुनिया जो है सचमुच एक ग्लोबल विलेज बन गई। इंटरनेट क्रांति से ये हुआ कि सूचना अब आपकी एक क्लिक पे उपलब्ध है और आप उस सूचना को पूरी दुनिया में एक क्लिक में फैला सकते हैं। तो सब ये जब बिजनेस डिजाइन हुआ था 1400 साल पहले, तो 1400 में से 1390 साल तक
इनकी एक बात चाहत कायम थी कि सवाल पूछना मना है, जो सवाल पूछे, जो सवाल खड़ा करे, हैं, जो शंका करे, जो या जो उल्टा बोले, तो ऊपर से 6 इंच छोटा कर दो। पापा जी की पैंट 6 इंच छोटी कर दो ऊपर से, क्योंकि सवाल पूछने ही नहीं देते थे। अभी सर इस इंटरनेट ने ना वो सवाल पूछने, पोल खोलने, टिप्पणियां करने और खुद इनके ही सेल्स टीम को ये बताना शुरू कर दिया है कि देखो भैया यहां यहां पोल है, संभल जाओ। सर ये सुविधा 1390 साल तक उपलब्ध नहीं थी। यू कुड नॉट रेज क्वेश्चन या यू कुड नॉट टेल द पीपल कि असलियत तो ये है, तुम लोग कहां फंसे हो। जैसे हलाला होता है, 3 तलाक से तुम बच भी सकते हो, तुम्हारा अम्मी 6 साल की रहनी हो, लिटरली लोगों को पता ही नहीं थी सर ये बातें आज से 10 साल पहले कि माई मॉम वॉज ओनली 6 years old। तो सर इंटरनेट ने एक तो लोगों को एजुकेट किया है कि दिस इज अ पोटेंशियल इट विल ब्लो। एक तो लोगों को पता भी लगना कि इसको जिसको तुम केचुआ समझ रहे हो भैया, ये नाग है, काला नाग है, इसको कैटरपिलर मत समझो, पहला। और सर दूसरा, कल मैं गया था अपने फतेहाबाद कस्बे में और वहां से मैंने देखा कि हमारी सड़क पर पहले सिर्फ लाल वाले ऑटो रिक्शा चलते थे, लाल रंग वाले, पेट्रोल वाले। सर आज अचानक 4 ईवी, ये इलेक्ट्रिक वाला, वो जो है ना, जो बैटरी से चलता है, हमारी रोड पे 4 चलने लग गए। और सर इस ऑटो रिक्शा ने ना, बिजली वाले ने, बहुत सारे सिटीज में तो न्यूसेंस बन गए हैं, इतने ज्यादा हो गए हैं। सड़क पे ईवी इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं देता। तो सर बात यह है कि जो लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में बहुत ज्यादा अप्रेहेंसिव है, अरे भैया इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा की सफलता से तुमको नहीं दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक कार और उसके बाद आगे आने वाली हाइड्रोजन है कितनी ज्यादा सक्सेसफुल होने जा रही है। तो सर आने वाले 10-20 साल में अगर ये सक्सेस रेट इसी तरह रहा इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्लस हाइड्रोजन वाली व्हीकल का, तो सर इनकी जब पेट्रोल वाली इकोनॉमी इनके आकाओं की कमजोर होगी, फिर मैंने कहा ना सर इट इज अ बिजनेस। मैंने आपसे कहा ना, पहली शुरुआत ही कही थी सर, ये एक बिजनेस है और ये एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि धर्म की आड़ में चल रही है। असल में ये एक पॉलिटिकल पार्टी है। ठीक है सर, आपने जब ये कहा कि तो एक पॉलिटिकल ये 10 साल की आने वाली दुनिया में ये 2 चीजें पब्लिक को एजुकेट करेंगी और इनकी पेट्रो डॉलर वाली जो इकोनॉमी है, जो कि 72 भूर वाला पूरा फ्रॉड चला रही है कि 72 ऊर मिलती हैं तो जाओ, अल्लाह ताला वहां इंतजार कर रहा है। सर ये 10 साल बाद पता लगेगा कि दुनिया किधर जाएगी। अच्छा ठीक है, Another 10 years। ठीक है, अगले 10 साल में देख लेंगे और समाज देखेगा ही, दुनिया भी देखेगी। लेकिन आप जब ये कह रहे हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसके साथ ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, इस पर तो मेरा भी इत्तेफाक है कि प्लान्ड है, बिल्कुल बिजनेस की तरह प्लान्ड है। तो जब कोई धंधा जो है ना, हमेशा होता है कि एक कस्बे में या एक बाजार में लाला रूपचंद है, तो जो स्मार्ट बिजनेसमैन होता है और बड़ा अनुभवी होता है, तो जब देखता है कि भैया आप हमारी ये वाली दुकानदारी, सोने चांदी वाली दुकानदारी नहीं चल रही है, मामला जो है अब तनिष्क आ गया है और कंपनी पेटेंट आ गया है, तो वो करता क्या है, धीरे से दूसरे सौदे की दुकान खोल लेता है। तो व्यापार, यही बात लागू होती है पॉलिटिकल पार्टी पे। वो देखता है कि भैया अब हमारा जो है ये नारा फेल हो गया। भाई इंदिरा गांधी ने इसी देश में 30 साल जो है गरीबी हटाया, गरीबी हटाते हटाते जो है
इतने सारे गरीब और बीपीएल जो है वो मोदी के हिस्से में आया। तो पार्टियां भी अलग अलग अपना नारा बदल लेती हैं, कभी नारा कुछ और, कभी नारा कुछ और, सत्ता में रहती हैं तो नारा कुछ और, विपक्ष में आ जाती हैं तो नारा कुछ और। तो आप जिस 10 सालों में, ये बात बिल्कुल मैं मान रहा हूं कि जो अब ये सोशल मीडिया और ये जो इंटरनेट युग आया है, इसमें बहुत कुछ देखा जा रहा है, बहुत कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं, और ये इनके लिए थोड़ा सा दिक्कत तो है ही है, एक टफ कंपटीशन है दुकानदारों के लिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि फिर ये आगे आने वाले 10 साल में ये दुकानदार भी अपना माल बदलेंगे? नहीं सर, मैंने बोला ना, ये सब स्ट्रेटजी चेंज कर लेंगे। ये तुरंत अपना है जो दतवा है ना, ऐसे जो बाहर निकला है, इसको तुरंत ऊपर चढ़ा लेंगे, और नाखून जो है अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा, और पूंछ जो अभी खड़ी है वो दोनों टांगों के बीच घुस जाएगी। अच्छा। एक मिनट, पुरोला का नाम सुने हैं? पिछले दिनों पुरोला चर्चा में था, ध्यान दिए? कहिए कहिए। पुरोला एक छोटा सा कस्बा है। कहाँ है? जब यमुनोत्री जाते हैं तो यमुनोत्री से 50 किलोमीटर पहले बरकोट पड़ता है। बरकोट से भी 10, 12, 14 किलोमीटर पहले एक कस्बा पड़ता है, उसे लेफ्ट जाए तो एक बहुत खूबसूरत रवाई नदी है, उसके किनारे 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 जाए तो क्या गजब सुंदर इलाका है सर। तो वहां पे एक बहुत छोटा सा कस्बा है, पुरोला, उसको पुरोला बोलते हैं, और वहां रेड राइस होता है पूरे इलाके में। और वो जो आप धान के खेत देख लेंगे ना, धरती पे इससे सुंदर आपको दृश्य नहीं मिलेगा। तो मैं वहां 1 महीना रहा हूं। पुरोला से आगे एक गांव था खरसाड़ी, वहां 1 महीना रहा हूं। तो उस पुरोला में सर ये भाईजान लोग जो हैं, एक लड़की के साथ कुछ गड़बड़ किए, और फिर पूरा पुरोला खड़ा हो गया। एनफ इज एनफ, प्लीज वाइंड अप, दुकान हमारी खाली कर दीजिए, और कृपया जाइए देवबंद या जहां भी जाना। तो हालांकि बहुत ज्यादा फिर उसमें लिपापोती हुई, पर पुरोला ने मैसेज दे दिया है, सर लेट द टाइम कम, पुरोला एक नजीर बनेगा। ये आज मुझसे लिखा लीजिए आप। पर मामला चूंकि पूरी तरह पॉलिटिकल है ना, फिर पॉलिटिकल चीज आगे चल के जियो पॉलिटिकल हो जाती है ना सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ग्लोबल विलेज बन जाते हैं ना हम। ठीक है, वो सारी कंपल्शंस हैं, और अभी एक बहुत बड़ा समाज वोक बन चुका है। एक ने यहाँ दांत उगा लिया है और बाकी सब वोक बन गए हैं। दिक्कत यहाँ आ रही है, कि मतलब कुछ जो है 25% के दांत है और नाखून है, और कुछ जो है एकदम घाघरा है, लौंडे 10 रुपया दे ना, 10 रुपया दे ना। सही बात है, तेरे बच्चे जिएंगे, ए बाबू दे। सही बात। कुछ के पुरोला तो सर 1 मिनट में बन जाएगा, कुछ के हाथ, पुरोला 1 मिनट में बन जाएगा। बिल्कुल सही बात है। कुछ के हाथ में धारदार हथियार है, तो कुछ के हाथ में बजाने को सिर्फ 2 हाथ की तालियां हैं। तो ये समस्या है सर। तो चलिए, उम्मीद की जाए, ये 38-40 मिनट की बातचीत हम लोगों ने की, तो एक तरफ तो उम्मीद दिखती भी है, 2014 से वो उम्मीद दिख रही है, क्योंकि साहब देखिए, डंडा जो है ना बहुत कुछ तरीके सिखा देता है, और निजाम जो उसको भी बहुत सारी चीजें दिखा देता है। हम जिस उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर बैठ के बात कर रहे हैं, 25 करोड़ की आबादी है साहब, है ना, पाकिस्तान के बराबर है। और अगर स्वतंत्र राष्ट्र अगर हमें चाहिए, आजादी नारा लगा के अगर उत्तर प्रदेश अलग हो जाए, तो 5वें नंबर का जो है सबसे बड़ा देश बन जाएगा। पिछले 6-7 सालों से मोहब्बत कायम है ना सर, वो अमन चैन कायम सर। आखिर बताइए, वो हाथ से तालियां बजाने वाले वो जो वोक सोसाइटी है, उस सोसाइटी ने किया क्या? सिर्फ उंगली की है साहब, और वो उंगली किसी ऐसी वैसी जगह पर नहीं, माफ करे दर्शक मेरी, ऐसी कोई नियत नहीं है। वो उंगली उन्होंने जाके ईवीएम पे ऐसी सटीक जगह दबाई कि उसके बाद धड़ाधड़ 6-7 साल जो है शांतिपुरी बिल्कुल इत्मीनान से निकल रहे हैं।
होने को सब हो रहा है, कैलेंडर सब आ रहा है, त्योहार सब आ रहे हैं, महीने सब आ रहे हैं, महीने सब जा रहे हैं। तो चलिए सर, उम्मीद की जाए कि वो 36-37% पर जो टिका हुआ है मामला, हालांकि उस 36-37% को भी बहुत बहुत सलाम, बहुत बहुत प्रणाम कि उसकी वजह से 2014 से 2019, 2019 से अब 2024, अब 2024 से आगे भी, क्योंकि इसकी बड़ी जरूरत है किसी भी सोसाइटी को, है ना। और कम से कम भारत को तो बहुत जरूरत है। वेस्ट वाले सोच रहे हैं इस बारे में, अब सोचने लगे हैं। आप जर्मनी में देखिए, आप और भी यूरोप में देखिए, वहां पर एक नेशनलिस्ट अप्रोच लोगों के मन में आ रहा है और एक राइटिस्ट मामला वहां मजबूत हो रहा है, वहां का राष्ट्रवाद मजबूत हो रहा है। हम किसी धर्म विशेष की बात नहीं कर रहे हैं। अगर भारत में केवल भारतीयता को जी लिया जाए तो हमारे लिए यह बहुत है ना सर? गलत तो नहीं कहा मैंने? बिल्कुल। तो उम्मीद की जाए सर कि इस बतकही से थोड़ी बहुत बात समझ में आएगी लोगों को, और हमको भी समझ में आएगी, हमारा भी मामला समझा। और वो जो 1400 साल का जो वो रंग है और वो जो ढंग है, वो उसको भी समझ में आए। हालांकि उसके समझ में आए ना आए, ये हमारी समझ से बाहर है। तो चलते चलते अगर सर इसको कंक्लूड करें तो कैसे मामला कंक्लूड कंक्लूड? कंक्लूड ऐसे करूंगा कि अवनीश जी, आप मुझे मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अवनीश जी ने अपने जीवन का काफी लंबा समय असम में बिताया है, और असम और नॉर्थ ईस्ट के बारे में अवनीश जी की बड़ी जबरदस्त जानकारी है। और अवनीश जी असल में जो है ना, वो संस्कृति कर्मी है। मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूं। तो अब अगला वीडियो एक ऐसा बनेगा जिसमें मैं एट अ टाइम 30 सेकंड से ज्यादा नहीं बोलूंगा, और फोकस आपके ऊपर रहेगा। एक तो आप हमें आसाम वाले अपने सब किस्से, और जो एक संस्कृति कर्मी के रूप में आपके जो अनुभव हुए हैं, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट और बंगाल वाले एरिया के, बिहार, बंगाल, यूपी ठीक। है, तो वो बतकही होगी, वो शुद्ध बतकही शैली में अगला वीडियो बनेगा। और उसमें मैं एंकर की भूमिका पे रहूंगा, मुख्य फोकस आपके। मैं अभी दर्शकों को अभी से चेतावनी दे रहा हूं कि अगली बार उस वीडियो के लिए तैयार रहे। ठीक बात सर, ये तो बहुत खुशी का बात है। हाँ, जरूर करेंगे इसको सर। ये बहुत खुशी का बात है। बहुत खुशी का बात है सर, इतना दुख का बात हुआ तो कुछ तो खुशी का बात होगा। है एटो होगन सर, हाँ, एटो होगन। ठीक है ओके। दर्शकों, आज इस चर्चा से जरूर कुछ आपको मिला होगा। और कोई भी चर्चाएं होती है ना, कुछ दे के जाती हैं, आपका कुछ लेके नहीं जाती हैं। हाँ, थोड़ा बहुत समय ले हाँ, जाती हैं। और ये YouTube का प्लेटफॉर्म ऐसा है कि बारी बारी से किस्तों में बकरा हलाल कीजिए, आराम आराम से वीडियो देखिए। 40 मिनट हो जाए, 45 मिनट हो जाए तो गरियाइएगा मत। तो इसी के साथ बाबा रामदास जी फौजी पहलवान को देते हैं धन्यवाद, और आप सभी को करते हैं प्रणाम। नमस्कार। नमस्कार।